जय हिंद दोस्तों आप देख रहे हैं डबल ए लुसेंट स्टडी चैनल। और आज के इस वीडियो में हम लोग आधुनिक भारत का जो भाग 2 को देखेंगे। इससे पहले भाग 1 को देख लिए थे और आज हम लोग भाग 2 को देखेंगे। उसको देखने से पहले हम लोग देखते हैं एक मोटिवेशन कि सक्सेस की सबसे खास बात है। सक्सेस की सबसे खास बात है कि वो मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाता है। सक्सेस की क्या खास बात है दोस्तों? कि मेहनत जो करेगा उस पर फिदा हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना सब्जेक्ट। तो हम लोग का जो सब्जेक्ट है उसमें देखेंगे आज हम लोग भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का आगमन। भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का आगमन को आज हम लोग देखने जा रहे हैं दोस्तों। तो इसमें क्या कर रहा है कि 17 मई 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा, कौन? वास्को डी गामा ने भारत के पश्चिमी तट का के मतलब तमिलनाडु के केरल के आसपास जो तट है उसी के बारे में कह रहा है। पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पहुंचकर भारत और यूरोप के बीच नए समुद्री मार्ग की खोज की। और इस यात्रा में वास्को डी गामा को गुजरात पर पथ प्रदर्शक अब्दुल मनीद जो था, अब्दुल मनीद ने सहयोग किया था। किसको सहयोग किया था दोस्तों? वास्को डी गामा को। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग वास्को डी गामा। यह जो है कहां से कहां तक सहयोग किया था उसको देखते हैं। तो यही है दोस्तों यूरोप, यही कुछ इतना तो यूरोप है दोस्तों। और इसी एरिया से आया है वास्को डी गामा। कहां से? तो पुर्तगाल से। और यह जो है दोस्तों इस एरिया से कुछ आया होगा और यहाँ पर वास्को डी गामा आया। उसके बाद खोज रहा था इंडिया। भाई इंडिया किधर है? भारत किधर है? इंडिया किधर है? तो यहाँ पर उसको मिला अब्दुल मनीद जो कि गुजरात का था, एक पथ प्रदर्शक। तो यहाँ से कहा भाई आप क्या चीज खोज रहे हैं? तो यह कहा जो भाई हम इंडिया को खोज रहे हैं, बताइए आप रास्ता जानते हैं इसका? तो कह रहा है अरे हम तो इंडिया का, ये चलिए चलते हैं इंडिया। तो यहाँ से ले गया अब्दुल मनीद किसको? वास्को डी गामा को। यह न ले जाता न भारत अपना गुलाम होता दोस्तों। तो यह ले गया और वास्को डी गामा यहाँ से मसल्ला ले गया। कहाँ ले गया वास्को डी गामा मसल्ला? तो अपना देश ले गया मसल्ला। तो यह जो जितना में ले गया था उससे इसको 500 गुना इसको ज्यादा फायदा हुआ दोस्तों वास्को डी गामा को। तो उसके बाद जो था यूरोप का जो देश था उसको इसके बारे में पता चला और यह जो पथ तो खोज ही दिया था कि यहाँ तक ले जाना है और इसके बारे में पता चला और यहाँ से लोग आना स्टार्ट कर दिए। तो देखते हैं अब इसके आगे क्या होता है और देख लेते हैं वास्को डी गामा। तो यही है दोस्तों वास्को डी गामा, यही है दोस्तों वास्को डी गामा। और इसी जहाज से लोग आया करते थे उस टाइम, इसी प्रकार के जहाज से। तो चलिए हम लोग का जो सब्जेक्ट है उसको देखते हैं। तो हम लोग कहां पर थे? गुजरात पथ प्रदर्शक अब्दुल मनीद ने सहयोग किया था किसको? वास्को डी गामा को। उसके बाद क्या कर रहा है कि 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मेडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आया। और फ्रांसिस्को द अल्मेडा के रूप में कुछ जान लेते हैं दोस्तों। तो फ्रांसिस्को द अल्मेडा के बारे में कहेगा कि शांत या कहेगा शांत या नीले जल की नीति किसने अपनाया था? तो सबसे पहले तो पुर्तगाली हो जाएगा। पुर्तगाली में एक उसका वायसराय था का फ्रांसिस्को द अल्मेडा, वही ने अपनाया था शांत या नीले जल की नीति अपनाया था दोस्तों। यह क्यों अपनाया था? तो प्रशांत महासागर में जो व्यापारिक केंद्र है, गतिविधियां है, उसको नियंत्रण के लिए अपनाया था शांत या नीले जल की नीति। 1805 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मेडा को भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनाया गया। उसके बाद देखते हैं कि 1509 ईस्वी में अल्फांसो द अलबुकर, अलबता आदमी, फ्रांसिस्को द अलबुकर मतलब अलबता आदमी, भारत में पुर्तगालियों का वायसराय बना।
1509 ईस्वी में अल्बताद में क्या बना, भारत में पुर्तगालियों का वायसराय फ्रांसिस्को द अल्बुकर्क। उसके बाद क्या करा है दोस्तों कि इसने 1510 ईस्वी में बीजापुर के एक सुल्तान था यूसुफ आदिल शाह, बीजापुर के एक सुल्तान था यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीता। क्या किया, गोवा को जीत लिया और समस्त गतिविधियां का केंद्र दोस्तों बनाएगा। इसको देखिए। उसके बाद क्या कहा, पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कोचिंग में खोला। बहुत इंपॉर्टेंट है कि पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ खोला दोस्तों, कोची में खोला। उसके बाद देखते हैं दक्षिणी पूर्वी तट पर पुर्तगालियों की एकमात्र बस्ती सन थोमे थी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि दक्षिणी पूर्वी तट पर पुर्तगालियों की एकमात्र बस्ती कौन था दोस्तों, तो सन थोमे था। उसके बाद देखते हैं पुर्तगालियों के बाद भारत में डच आए। पुर्तगालियों के बाद भारत में डच लोग आए। अब पहला डच यात्री कार्नेलियन हाउटमैन था दोस्तों। यह जो है 1596 ईस्वी में भारत के पूर्व सुमात्रा पहुंचा दोस्तों। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं दोस्तों कि भारत में कौन पहले आया, उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले आया दोस्तों पुर्तगाली। उसके बाद आया दोस्तों डच। उसके बाद आया दोस्तों अंग्रेज। डच के बाद आ गया दोस्तों अंग्रेज। उसके बाद आएगा दोस्तों डेनिस कहते हैं। उसके बाद आएगा दोस्तों फ्रांसीसी। और उसके बाद आएगा सबसे लास्ट में स्वीडिश। और इसी क्रम में देखते हैं कि सबसे पहले जो है भारत में जो प्रथम फैक्ट्री जो खोला है, कौन कौन खोला है सबसे पहले, तो सबसे पहले तो खोल दिया था दोस्तों पुर्तगालियों ने ही खोल दिया था 1498 ईस्वी में। उसके बाद डच ने खोला था, उसके बाद डच ने नहीं खोला। उसके बाद अंग्रेजों ने खोल दिया 1600 ईस्वी में। उसके बाद डच खोला 1602 ईस्वी में खोला। उसके बाद डेनिस दोस्तों यह जो खोला 1616 ईस्वी में, यह जो है भारत में फैक्ट्री खोला। उसके बाद फ्रांसीसी कब खोला, तो फ्रांसीसी जो है यह खोला है दोस्तों 1664 ईस्वी में। उसके बाद स्वीडिश को देख लेते हैं, तो स्वीडिश ने कब खोला, तो 1731 ईस्वी में। 1731 ईस्वी में स्वीडिश ने अपनी फैक्ट्री खोला। चलिए आगे देखते हैं, इसको एक बार और रिपीट कर लेंगे दोस्तों। कहता है क्या कि डचों ने भारत में अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी 1605 ईस्वी में मुस्लिम पट्टनम में स्थापित की। कहाँ किया दोस्तों, मुस्लिम पट्टनम में 1605 ईस्वी में, ठीक ना। उससे पहले खोला हुआ था 1602 ईस्वी में। उसके बाद कहेंगे कि डचों ने दूसरी व्यापारिक कोठी पुलिकट में खोला। पुलिकट में डच वाला दूसरा व्यापारिक कोठी खोला, जहां उन्होंने अपनी स्वर्ण सिक्के, जिसको कहते हैं पैगोडा, को ढालने और पुलिकट को ही समस्त गतिविधियों का केंद्र बना लिया। कौन, डच लोग। इसके बाद क्या कहता है उसको देखेंगे कि डचों ने भारत में प्रथम बार औद्योगिक वेतनभोगी रखे। औद्योगिक वेतनभोगी के मतलब ये हुआ दोस्तों कि यह जो लोग था पहली बार पैसा देकर, महीने पर या जो भी हो उस पर पैसा देकर, और लोगों को रखा। इसका मतलब लोगों को रखा पैसा देकर। सबसे पहले किसने रखा, तो डचों वाला ने स्टार्ट किया। डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन 1759 ईस्वी को अंग्रेज और डचों के मध्य हुए बेदरा का युद्ध, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, बेदरा का युद्ध में अंतिम रूप से पतन हो गया 1759 ईस्वी में डच का। किसने किया, अंग्रेज ने किया। उसके बाद कह रहा है 11 दिसंबर 1600 ईस्वी को इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र दे दिया। इसका मतलब ये हुआ कि वह कह दिया कि जाइए आप भारत में व्यापारिक कोठी खोलिए, फैक्ट्री खोलिए, यही दे दिया। उसके बाद कह रहा है कि प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी में 217 साझेदार थे। अब पहला गवर्नर
जो था टॉमस स्मिथ था। किसका? तो ईस्ट इंडिया कंपनी का कहेगा जो जिस समय खुला था उस समय जो गवर्नर था, पहला गवर्नर टॉमस स्मिथ था दोस्तों। अब देख लेते हैं यहाँ पर कौन कौन जो है ब्रैकेट में दिया हुआ है, कब कौन कंपनी खुला है। अभी जो देखे थे तो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी 1498 में, अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में, डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 ईस्वी में, डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 ईस्वी में, और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी जो खुला है 1664 ईस्वी में, और स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1631 ईस्वी में। इसका आने का क्रम देखते हैं तो सबसे एक में आया पुर्तगाली, 2 में आ गया दोस्तों डच, 3 में आया अंग्रेज, उसके बाद 4 इसी प्रकार आएगा, डैनिश हो जाएगा 4 में, 5 में हो जाएगा फ्रांसीसी, और 6 में हो जाएगा स्वीडिश। डच वाला को कहते हैं दोस्तों होलैंड भी कहीं कहीं पे दे देगा, होलैंड या नीदरलैंड। तो डच वाला को ध्यान रखना, डच वाला को होलैंड भी दे देगा और नीदरलैंड भी दे देगा दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं, इसको तो देख लिए हैं। आगे देखते हैं कि मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज कौन सा था? कैप्टन हॉकिंस था, जो जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में अप्रैल 1609 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में आया था। किसके दरबार में दोस्तों? जहांगीर के दरबार में आया था। यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि इंग्लैंड में जब ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ उस समय भारत में मुगल सम्राट कौन था? तो भारत में जो था मुगल सम्राट वह था दोस्तों अकबर। और जब भारत में खुला ईस्ट इंडिया कंपनी तो उस समय कौन था? तो उस समय जहांगीर था। ये बात ध्यान में रखना दोस्तों। उसके बाद देखते हैं हम भारत आने वाला प्रथम अंग्रेजी जहाज रेड ड्रैगन कौन था दोस्तों? रेड ड्रैगन पूरा इंपोर्टेंट है दोस्तों इसमें कि भारत आने वाला प्रथम अंग्रेजी जहाज कौन सा था? रेड ड्रैगन। कह रहा है 1611 ईस्वी में दक्षिणी पूर्वी समुद्र तट पर सर्वप्रथम अंग्रेजों ने मुसलीपट्टनम में व्यापारिक कोठी की स्थापना की। किसने? अंग्रेज जो था सबसे पहले 1611 ईस्वी में दक्षिण पूर्वी समुद्र तट पर सर्वप्रथम अंग्रेज जो किया है मुसलीपट्टनम में व्यापारिक कोठी खोला। उससे पहले दोस्तों 1608 ईस्वी में सूरत में खोला था, लेकिन वह असफल रहा, जिसके बाद जो जहांगीर के फरमान पत्र कुछ दिए उसके बाद जो खुला वह 1613 ईस्वी में वह सफल हुआ। तो सबसे पहले सूरत में खोला था दोस्तों, यह कौन? तो अंग्रेज। सबसे पहले सूरत में खोला था 1608 ईस्वी में, उसके बाद 1611 ईस्वी में दक्षिण पूर्वी समुद्र तट पर खोला, उसके बाद 1613 ईस्वी में फिर से सूरत में खोला जो कि सफल रहा। उसके बाद कह रहा है कि जहांगीर ने 1613 ईस्वी में एक फरमान जारी कर अंग्रेजों को सूरत में थॉमस एल्बर्ट के अधीन व्यापारिक कोठी यानी कि फैक्ट्री खोलने की इजाजत दे दिया। क्या इजाजत दिया? 1613 ईस्वी में। उसके बाद नोट में कुछ कह रहा है कि पूर्वी तट पर अंग्रेजों ने अपना प्रथम व्यापारिक कोठी मुसलीपट्टनम, कहा? मुसलीपट्टनम में 1611 ईस्वी में खोला, जो कि ऊपर देख लिए हैं। जबकि पश्चिमी तट के बारे में कह रहा है, पर सूरत में 1613 ईस्वी में व्यापारिक कोठी स्थापित की। अब पहली बार सूरत में 1608 ईस्वी में व्यापारिक कोठी स्थापित की, जो स्थापित करने का प्रयास किया, जो कि क्या रहा दोस्तों? असफल रहा। उसके बाद आगे देखते हैं कि कह रहा है कि 1615 ईस्वी में सम्राट जेम्स प्रथम ने सर टॉमस रो को अपना राजदूत बनाकर मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में भेजा था। उससे पहले 1609 ईस्वी में भेज चुका था दोस्तों जहांगीर के ही दरबार में। किसको? तो हॉकिंस को, ठीक ना। उसके बाद देखेंगे कि वह फरवरी 1619 ईस्वी तक भारत में रहा। कौन? तो सर टॉमस रो। उसने जहांगीर एवं खुर्रम, जिसको कहते हैं खुर्रम को क्या कहते हैं? एक और नाम है शाहजहां खुर्रम को कहते हैं, से अंग्रेजों के लिए
कुछ व्यापारिक छूट प्राप्त करने में सफल रहा। कौन? सर थॉमस रो। उसके बाद कह रहा है 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के सुल्तान ने अंग्रेजों को एक सुनहला फरमान के मतलब होता है गोल्डन फरमान दिया। कौन दिया? तो गोलकुंडा के सुल्तान था, जिसके अनुसार अंग्रेज सुल्तान को 500 पैगोडा वार्षिक कर देकर गोलकुंडा राज्य के बंदरगाह पर स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार कर सकते थे। ठीक ना, 500 पैगोडा देगा और गोलकुंडा राज्य पर के बंदरगाह जो था वहां पर स्वतंत्रता पूर्वक वह व्यापार कर सकता था। उसके बाद कह रहा है कि 1639 ईस्वी में अंग्रेज जो कि था फ्रांसीसी डे, नाम था अंग्रेज का फ्रांसीसी डे, ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास पट्टे पर लिया और वहीं एक किलाबंदी कोठी का निर्माण किया। इस कोठी का नाम फोर्ट सेंट जॉर्ज पड़ा। यही फोर्ट सेंट जॉर्ज कालांतर में कोरोमंडल तट पर अंग्रेजी मुख्यालय दोस्तों बन गया। अंग्रेजी मुख्यालय बन गया। तो यहां से कहेगा कि मद्रास का संस्थापक किसे कहा जाता है दोस्तों? तो फ्रांसिस डे को कहा जाता है। उसके बाद देख लेंगे कि कलकत्ता का संस्थापक किसे कहा जाता है? तो जॉर्ज चारनॉक को कहा जाता है दोस्तों। उसके बाद देखेंगे नई दिल्ली के जो संस्थापक है वह कौन है? तो एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर था। एडविन लुसियन और हर्बर्ट बेकर था नई दिल्ली का स्थापना किया था। उसके बाद मुंबई का स्थापना किसने किया? तो किया है गोराल्ड ऑंगियर। मुंबई उस समय बम्बई था, तो बम्बई की स्थापना गिराल्ड ऑंगियर ने किया था। तो क्या हो गया दोस्तों? कलकत्ता की स्थापना चारनॉक, मद्रास की स्थापना फ्रांसिस डे, दिल्ली की स्थापना लुटियंस और बेकर और बम्बई की स्थापना गोराल्ड ऑंगियर ने किया था। चलिए आगे देखते हैं कि हम लोग का आगे क्या कर रहा है कि कालांतर में कोरोमंडल तट पर अंग्रेजी मुख्यालय का केंद्र बना। यही जो था ऊपर पढ़ लिए थे। उसके बाद कह रहा है कि 1661 ईस्वी में पुर्तगाली राजकुमारी, बहुत अच्छा है 1661 ईस्वी में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रेगेंजा एवं ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय का विवाह हुआ और इस अवसर पर दहेज के रूप में पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को बम्बई शहर दे दिया। उसका बाप का जागीर था ना, इसीलिए वह दे दिया बम्बई शहर ना। तो क्या हुआ कि 1661 ईस्वी में पुर्तगाली के राजकुमारी था कैथरीन ऑफ ब्रेगेंजा और ब्रिटेन के राजकुमार था चार्ल्स द्वितीय साहब। उसको दे दिए क्या? यह जो था दहेज में दे दिए पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को बम्बई शहर, उसका पप्पा का था। चलिए आगे देखते हैं कि और यह जो है चार्ल्स द्वितीय क्या क्या किया है उसको देखते हैं। उसके बाद इसको तो अच्छा तरह से हम लोग ले डूबेंगे आज कि 1668 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय ने बम्बई को 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। क्या किया दोस्तों कि 1668 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय ने बम्बई को 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। चलिए इसको देख लेते हैं इस बार, जो कौन है दोस्तों? कैथरीन ऑफ ब्रेगेंजा और कौन है? चार्ल्स द्वितीय। तो आप लोग दोस्तों थोड़ा फर्क निकालिएगा। ये है अप्सरा की रानी। क्या है? अप्सरा। और इसका मुंह लग रहा है दोस्तों मुझे जो लग रहा है बंदर की तरफ। थोड़ा देखिएगा इसका मुंह देखिए थोड़ा, इसको इस ससुरा का मुंह देखिए थोड़ा। और इसका ड्रेस देखिए दोस्तों, ड्रेस अभी जोकर पहनता है उस टाइप का ड्रेस है इसका, पूरा सेम टू सेम जोकर लेखा ड्रेस है। जब ये हम लोग नाच पार्टी देखते हैं उसमें जो जोकर पहनता है इस प्रकार का ड्रेस पहनता है। और यह क्या लिया हुआ है यहाँ पर देखते हैं,
तो हाथ में कुछ छड़ी लिया हुआ है और इसको जो बगल में है ये कहाँ फंसाया हुआ है पता ही नहीं चल रहा है। तो यह तलवार फंसाया हुआ है और हाथ में क्या लग रहा है दोस्तों, चूहा लग रहा है। ससुरा तुमको चूहा ही मिला था और कुछ नहीं मिला, कुत्ता ले लेता, बंदर लिखा लग रहा है, बंदर का बच्चा ले लेता। और इसको थोड़ा देख लेते हैं, इसको थोड़ा और देखते हैं दोस्तों कि इसको देखते हैं दोस्तों कि मैडम ब्रेगेंजा आप इससे जो शादी कर रही है, अगर आप किसी बेरोजगार भारत के या इंडिया के बेरोजगार से आप शादी करती तो आपको बम्बई शहर नहीं देना पड़ता। बम्बई शहर आपको नहीं देना पड़ता, मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं। आप अगर एक साइकिल दहेज में एक साइकिल या बाइक दे देती, साइकिल या बाइक दे देती तो उसी पर यह खुशी खुशी ब्याह कर लेता, क्योंकि आप इतना अप्सरा सुंदर है और ये लल्लू है और आप इससे शादी कर लिया। और उसमें तो यह बम्बई शहर दे दिया। हमको तो समझ नहीं आ रहा है कि बम्बई शहर इसको क्यों दिया, किस चीज पर देख कर दे दिया। दोस्तों सेम टू सेम लल्लू से कम नहीं लग रहा है। चलिए आगे देखते हैं, लल्लू लगे या अल्लू लगे देख लेते हैं। जो बीत गया से बीत गया, उसके बाद आगे देखते हैं हम लोग कि 1787 ईस्वी में अंग्रेजों ने पश्चिमी तट पर 1787 ईस्वी में अंग्रेजों ने पश्चिमी तट का मुख्यालय सूरत से हटाकर बंबई को बनाया। 1787 ईस्वी में अंग्रेजों ने पश्चिमी तट का मुख्यालय सूरत से हटा दिया और बंबई को बना दिया। चार्ल्स द्वितीय ने बंबई को दे दिया और ब्रेगेंजा को जो पप्पा थे वह पुर्तगाल के थे और वह चार्ल्स द्वितीय को बंबई में दहेज में दे दिए। दोस्तों बताइए, तो बेरोजगार हम लोग को बेरोजगार के दे देते, भारत के बेरोजगार को तो साइकिलें या कुछ फ्री में मान जाता। उसके बाद नोट में कह रहा है कि गोराल्ड ऑंगियर सूरत का प्रेसिडेंट एवं बंबई का गवर्नर थे, जो कि बंबई शहर का स्थापना किए थे, जो कि ऊपर हम लोग देख लिए हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। इसको तो बहुत अच्छा तरह से पोस्टमार्टम कर दिया, अब इसको देखते हैं तो हमको हंसी भी बहुत लगता है, क्या बताएं इसके बारे में। चलिए आगे देखते हैं कि बंबई के शासक शाह सुजा ने सर्वप्रथम 1651 ईस्वी में अंग्रेजों को व्यापारिक छूट की अनुमति दी और इस अनुमति को निशान कहा जाता है। जो शाह सुजा जो 1651 ईस्वी में अंग्रेजों को व्यापारिक छूट में अनुमति दी, उसको क्या कहते हैं दोस्तों, निशान। 1698 ईस्वी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 गांव सूतानीति, कालीकट और गोविंदपुर की जमींदारी 1200 रुपए भुगतान कर प्राप्त की और यहाँ पर फोर्ट विलियम का निर्माण किया। चार्ल्स आयर फोर्ट विलियम के प्रथम प्रेसिडेंट हुए। कौन? चार्ल्स आयर। उसके बाद कह रहा है कलकत्ता में कालांतर में यही कलकत्ता नगर कहलाया। उसके बाद आगे देखते हैं कि जिसकी नींव जॉर्ज चारनॉक ने रखा था, उस पर देख लिए थे हम लोग कि कलकत्ता की स्थापना चारनॉक किया है, मद्रास की स्थापना फ्रांसीसी डे, नई दिल्ली की स्थापना लुटियन और बेकर किया था और बंबई की स्थापना गोराल्ड ऑंगियर ने किया था। उसके बाद आया कह रहा है कि भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम कोठी फ्रैंको कैरो के द्वारा सूरत में 1668 ईस्वी में स्थापित किया गया। कब? 1668 ईस्वी में दोस्तों स्थापित किया। उससे पहले दोस्तों खुल गया था 1664 ईस्वी में, लेकिन 1668 ईस्वी में फ्रांको कैरो द्वारा किया गया था कुछ। उसके बाद आगे देखते हैं कि 1674 ईस्वी में फ्रांसीसी कंपनी के निदेशक फ्रैंकविस मार्टिन ने बालीकोंडापुर के सूबेदार शेर खां लोधी से पुदुचेरी नामक एक गांव प्राप्त किया, जो कालांतर में पुदुचेरी बना। कालांतर में क्या बना दोस्तों? पुदुचेरी बना। उसके बाद देखते हैं प्रथम कर्नाटक युद्ध, जो कि चला था 1746 से लेकर 1748 तक ला और यह ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकारी युद्ध से प्रभावित था। और 1748 ईस्वी में एला सावल की संधि के द्वारा ऑस्ट्रेलिया का उत्तराधिकारी युद्ध समाप्त हो गया और इसी के संधि के तहत प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हो गया।
तो यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ से पूछता है कि जो प्रथम कर्नाटक युद्ध यह तो कहिया हुआ, तो 1746 से लेकर 1748। यह किस चीज पर किससे प्रभावित था, तो ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकारियों से प्रभावित था। उसके बाद कहेगा कि यह कौन सा संधि के द्वारा समाप्त हुआ, तो एला सापल की संधि द्वारा समाप्त हुआ। उसके बाद आगे देखते हैं, इसका 3 युद्ध हुआ है, उसको भी देख लेते हैं दोस्तों। आगे दिया हुआ है कि दूसरा कर्नाटक युद्ध 1739 से लेकर 1749 से लेकर 1754 ईस्वी में हुआ। इस युद्ध में फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले की हार हुई, उसे वापस बुला लिया गया और उसकी जगह गोडेहू को भारत में अगला फ्रांसीसी गवर्नर बनाया गया। पांडिचेरी की संधि जो हुआ था 1755 ईस्वी में हुआ। तो दूसरा जो युद्ध चला दोस्तों, यह कब से कब चला, तो 1749 ईस्वी से 1754 ईस्वी तक। और इसका जो कौन सी संधि की तरह समाप्त हुआ, तो पांडिचेरी के संधि की तरह समाप्त हुआ 1755 ईस्वी में। और यह जो प्रभावित था दोस्तों कर्नाटक के उत्तराधिकारी, कर्नाटक के उत्तराधिकारी युद्ध से प्रभावित था दोस्तों। कर्नाटक के उत्तराधिकारी के लिए यह युद्ध हुआ था, कर्नाटक का दूसरा युद्ध। उसके बाद देखेंगे कर्नाटक का तृतीय युद्ध, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1756 से लेकर 1763 ईस्वी तक चला था, के बीच हुआ, जो कि 1756 ईस्वी में शुरू हुई सप्तवर्षीय युद्ध की एक अंश था। पेरिस की संधि के होने पर यह युद्ध समाप्त हुआ। तो पूछेगा कि कर्नाटक का तीसरा युद्ध क्या हुआ, तो 1756 से 1763 तक। और यह कौन सा संधि के द्वारा समाप्त हुआ, तो पेरिस की संधि के द्वारा समाप्त हुआ। और यह कौन से युद्ध का अंश था, तो सप्तवर्षीय युद्ध का अंत था। तो देखता प्रथम और दूसर का और तीसर का देख लेते हैं। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध चला था 1746 से 1748 तक चला। यह एला सापल की संधि द्वारा समाप्त हुआ। यह जो था ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकारी युद्ध था। दूसरा का जो कर्नाटक युद्ध चला, यह 1749 से लेकर 1754 तक चला। और यह जो था पांडिचेरी के संधि के द्वारा समाप्त हुआ। और यह जो है कर्नाटक के उत्तराधिकारी युद्ध था। उसके बाद देखेंगे कर्नाटक का तृतीय युद्ध, यह जो था चला 1756 से लेकर 1763 तक चला, 1763 ईस्वी तक चला। और यह जो है सप्तवर्षीय युद्ध का ही एक अंश था। और यह जो है पेरिस के संधि के द्वारा समाप्त हुआ। उसके बाद आगे देखते हैं कि 1760 ईस्वी में अंग्रेजी सेना ने सर आयरकुट के नेतृत्व में बांडीवास, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बांडीवास की लड़ाई में फ्रांसीसियों की बुरी तरह पराजय हुआ। तो इसमें क्या हुआ दोस्तों कि अंग्रेज का जो सेना था सर आयरकुट था, और फ्रांस का जो सेना था, जो सेनापति था, वह कौन था दोस्तों, लाली। तो लाली को कुट कुट कर लाल कर दिया और हरा दिया। फ्रांस की सेनापति था लाली और अंग्रेज का सेनापति कौन था दोस्तों, आयरकुट। यह जो है बांडीवास की लड़ाई में लाली को लाल लाल कर करके बुरी तरह हरा दिया 1760 ईस्वी में। उससे पहले देखे थे 1759 ईस्वी में बेदरा का युद्ध, बेदरा का युद्ध हुआ था। यह जो हुआ था किसके बीच हुआ था, तो डच और अंग्रेज के बीच हुआ था दोस्तों। 1661 ईस्वी में अंग्रेजों ने पांडिचेरी को फ्रांसीसियों से छीन लिया। और 1763 ईस्वी में हुई पेरिस के संधि के द्वारा अंग्रेजों ने चंद्रनगर को छोड़कर अशेष अन्य प्रदेश को लौटा दिया। और 1739 ईस्वी तक फ्रांसीसी कब्जे में था। ये प्रदेश भारत की आजादी तक फ्रांसीसी के कब्जे में रहा नहीं दोस्तों। ये हो जाएगा 1949, 1749 मिस्टेक से लिखाया गया होगा उसमें लुसेंट में। 1749 में यह जो है गया है कौन, तो जो फ्रांसीसी था वह 1749 में भारत से गया है। आजादी के समय तक यह रहा 1749 तक 1949 तक 1949 में गया है दोस्तों फ्रांसीसी भारत से। चलिए आगे देखते हैं। तो आगे जो है हम लोग का जो चैप्टर था वह समाप्त हो गया दोस्तों। उससे पहले क्या करना है दोस्तों, हम लोग को सबसे पहले तो लाइक कर देना है, अगर अच्छा लगा तो कमेंट कर देना है। उसके बाद दोस्तों कुछ नहीं करना है, बस
थोड़ा सा शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि अपना परिवार बढ़े। हमको अपना परिवार दोस्तों बढ़ाना है। अगर जितना आदमी इसमें जुड़ेगा उतने अच्छे से हम लोग मोटिवेट होंगे, उतने अच्छे से पढ़ाएंगे, उतने अच्छे से हम लोग को पढ़ने में मजा आएगा दोस्तों। और उसके बाद सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना है। और लास्ट में क्या कहेंगे दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो चलिए आज के लिए इतना ही, आज हम लोग यहीं पे रहने देते हैं।